नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज के उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में हम वहां होने वाले 2022 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी सरकार चला रही भाजपा में अब सीएम कैंडिडेट को लेकर भ्रम की स्थिति है। सूबे की राजनीति में असर रखने वाले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हों या फिर उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों नेता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों परंपरा का हवाला देते हुए कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम फेस तय करता है। राज्य के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस बात को आगे बढ़ाया है कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली तय करेगी कि यूपी में सीएम चेहरा कौन होगा। सीएम के चेहरे को लेकर नेताओं के अलग अलग बयानों ने चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में क्या एक राय बन सकेगी। उधर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी व आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन जानकार मानते हैं कि चुनाव पास आते ही विपक्ष इस विषय को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर हमलावर हो सकती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ इटावा से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है। जेवा जी है हमारे साथ लखनऊ से। जेवा यास्मीन जी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, आपका स्वागत है। और अनूप चौधरी साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम सबसे पहले ज्योति वर्मा जी के पास जाएंगे। मैडम, क्या 2022 में सीएम कैंडिडेट कौन होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, सीएम कैंडिडेट कौन होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है। 2022 में ये चुनाव संपन्न होगा और हमारी पार्टी में ये निश्चित तौर पे बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि सीएम कौन होगा, क्योंकि हमारी पार्टी में परिवार नहीं चलता है। दूसरी पार्टी, जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है या और भी पार्टियां हैं, बच्चा पैदा होता है उसी समय उन्हें पता चल जाता है कि ये लोकसभा लड़ेगा कि ये विधानसभा लड़ेगा। अच्छा। हमारे यहाँ जो काम करता है वो आगे जाता है और भारतीय जनता पार्टी है, जब हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और उसके बाद जब सरकार बनने का नंबर आएगा उस समय यह तय किया जाएगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कौन बेहतर व्यवस्था संभालेगा। मैडम, डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, शायद आपको याद नहीं है, आपके संज्ञान में नहीं है, रक्षा मंत्री, केंद्र देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और आपके जो सूबे के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले से तय नहीं होता है। ठीक ही कह रहे हैं और ये संगठन का पारिवारिक विषय है। अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कुशल प्रबंधन के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चलाई है और बहुत अच्छा कार्यभार संभाला है। और उसके देखते हुए जो शीर्ष नेतृत्व ने कहा है वो उचित कहा है। मतलब आप दोनों बातें कह रही हैं। आप पहले कह रही हैं कि हमारे यहाँ तय नहीं होता, फिर दूसरे शीर्ष नेतृत्व ने कहा वो सही कहा। स्पष्ट करिए मैम, स्पष्ट करिए मैम। बात ये नहीं कि हम दोनों बातें कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास एक चेहरा ऐसा नहीं है कि यही एक मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि दूसरे को हम बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो सकता है। चलिए, आप गोलमोल जेवा जी, आपके दल में क्या यूपी कैंडिडेट जैसी कोई समस्या नहीं है? कौन फेस होगा? विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष ये कहना कि जैसे अभी ज्योति वर्मा जी ने कहा कि एक परिवार की पार्टी, सब कुछ पहले से तय होता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, ये क्या सही है? या सही है तो क्या समाजवादी पार्टी में कोई दूसरा ऐसा योग्य नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता होगा कि उन्हें अपने नेता पे विश्वास नहीं है या उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि मैडम जैसा बोल रही थी वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि योगी जी उनके चेहरा रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी संदेह में नहीं है, वो बिल्कुल भी स्पष्ट है। उसे पता है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जनता को पूरा भरोसा है अखिलेश यादव जी पे। अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 में अपना काम करके दिखाया है।
सफल होके दिखाया है। वो अलग बात है कि भाजपा जनता की कुछ झूठे वादों के में भ्रमित होके जनता एक बार भ्रमित हो गई, लेकिन वो बार बार नहीं होता है। और जहां तक बात ये परिवारवाद का लगा रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए, अगर परिवार में कोई योग्य व्यक्ति है वो सामने आता है तो ये बुरा नहीं है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को अगर परिवार आगे करे तो इसको परिवारवाद कहते हैं। अगर मैं भाजपा की बात करूं तो आप खुद स्पष्ट होकर बता दीजिए, क्या आरएसएस का परिवारवाद नहीं चलता है भाजपा में? क्या मुख्यमंत्री होना या प्रधानमंत्री होने के लिए आरएसएस की सक्रिय सदस्य होना आवश्यक नहीं है? जी। तो हम इसको भी तो परिवारवाद कह सकते हैं कि आपकी परंपरा है कि आपको आरएसएस के लोगों को ही प्रमोट करना है, क्योंकि आपकी शुरुआती जड़ ही आरएसएस से आई है। तो इस तरीके की बातें तो आरोप हम भी लगा सकते हैं। बेहतर होगा कि हम चुनाव विकास पे लड़े, जो काम किया है उस पे लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतनी अफरा तफरी इसलिए है क्योंकि 4.5 सालों से कोई काम नहीं किया। कोरोना काल में भी ये लोगों को बचा नहीं पाए। बेसिक चीजें बेड। आ रहा हूँ ज्योति जी, आपके ज्योति जी एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। तो इसके बाद ये इनके पास अलावा संगठन और रणनीति बनाने के अब कुछ रह नहीं गया है। तो मेरी तरफ से पूरी कामना है। आपने कहा कि जनता को भरोसा है, तो क्या समाजवादी पार्टी में जो नेतृत्व करता है या जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है उसको ये पहले से मालूम है कि हम प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? ये तय पहले से सोच के काम करते हैं। दूसरा ये कि क्या आपके दल में कोई और दूसरा सा फेस नहीं है क्या मैडम, जो इस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, या वो काम आप करेंगे तो जनता उनको भी लाइक कर सकती है, नहीं कर सकती है? नहीं, देखिए, आप अगर देखिए प्रदेश अध्यक्ष अगर हमारी पार्टी के देखिए नरेश उत्तम पटेल जी, तो वो किसी समाजवादी परिवार से नहीं आते हैं जी। वो पटेल समाज से आते हैं। उन्हें पूरे प्रदेश का भार दिया गया है। जहां तक बात मुख्यमंत्री की है, तो ये हमारी चॉइस है कि हमें अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री चाहिए, पार्टी का फेस चाहिए। आगे चल के अगर हमें लगता है तो क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता? बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। चलिए ज्योति जी, आप कुछ कहने वाले थे। फैसला लेगा ज्योति जी कुछ। जी मैडम ने कहा कि आरएसएस परिवार है। आरएसएस स्वयं सेवकों का परिवार है, एक व्यक्ति का परिवार नहीं है। जहां एक ही परिवार के लोग विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, सिर्फ एक ही परिवार के लोगों में सारी काबिलियत है क्या? बाकी लोगों में कोई काबिलियत नहीं है क्या? क्या समाजवादी पार्टी कोई दूसरा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बता सकती है? नहीं बता सकती, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है कि दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है उनके यहाँ। रही बात कोरोना काल की, कोरोना काल में योगी जी देखिए मैं बीच में नहीं बोली थी। जेवा जी भारतीय जनता पार्टी बीच में नहीं बोली थी। जेवा जी बात अच्छा रहे, दोनों मेहमान अपने अपनी बारी से बात करें। कोरोना काल पे आपने ध्यान नहीं दिया। कोरोना काल के बेहतर प्रबंधन की प्रशंसा हाई कोर्ट ने भी की है, शायद आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा कि मतलब हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है हम निश्चित नहीं कर पाते या बता नहीं पाते, आपको अपने नेता पर भरोसा है। अरे आपके नेता को तो अपनी कही बात पर भरोसा नहीं है, तो आप अपने नेता पर क्या भरोसा करेंगे? आपका नेता एक बार कहता है ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाऊंगी। उसके बाद जब उनके पिताजी वैक्सीन लगवाते तब वो कहते हैं कि अब ये भारतीय। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि वैक्सीन कौन से दिन तक बीजेपी की थी और किस तारीख के बाद वो भारतवर्ष की बन गई? आप ये बताइए, कब तक वो वैक्सीन बीजेपी की थी? और उसके बाद वो, जबकि उनकी पार्टी के खुद के लोग परेशान रहे कि कब हाई कमान आदेश करे और हम वैक्सीन लगवा पाए, और आप कह रही हैं कोरोना की बात। अरे आप तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। कोई भी क्षेत्र आपने ऐसा नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में भ्रम ना फैलाया हो। आपके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं, क्योंकि आपकी परिवार की पार्टी है। चलिए जवाब ले लें ज्योति जी, बहुत समय। बोलिए जेवा जी। सबसे पहली बात कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने वैक्सीन के लिए भ्रमित किया, किस दिन तक वो भाजपा की वैक्सीन थी और किस दिन तक वो भारतीयों की हो गई, मैं स्पष्ट कर देती हूँ। जिस दिन तक वैक्सीन गरीबों को फ्री में नहीं मिली थी उस दिन तक वो भाजपा की वैक्सीन थी। हमारे नेता ने कहा था कि वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराइए, तो इसलिए भाजपा की वैक्सीन कही थी कि भाजपा अपने हिसाब से पॉलिसी बना रही थी। उन्होंने कहा था जब फ्री वैक्सीन कर दी जाएगी और पूरे देश को वैक्सीन फ्री में लग जाएगी तो मैं भी वैक्सीन लगवा लूंगा। अब बताइए इसमें क्या गलत है?
दूसरा आपका जवाब कि हाईकोर्ट ने आपकी प्रशंसा करी है। मैडम थोड़े आंख और कान खोल लीजिए, हाईकोर्ट ने लगातार आपको फटकार लगाई है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वैक्सीनेशन को भी मैडम आपकी पार्टी ने तब फ्री किया जब आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फटकार मिली आपकी पॉलिसी को। जी जेबा जी, जब आपकी पॉलिसी को गलत ठहराया गया वैक्सीनेशन की कि 45 साल से ऊपर को फ्री में दी जा रही है और 18 साल से 45 साल वालों को फ्री में नहीं मिल रही है, जब आपकी आलोचना हुई है तब आपने फ्री में करी है। प्रधानमंत्री को खुद ये सुझाव नहीं आया था, आपको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। आप कहाँ की चंडू खाने की खबरें लेके आई है। चलिए विषयांगत हो रहा है। ज्योति जी आप जवाब दे रहे हैं, फिर मैं एक सवाल ऐड ऑन करूंगा। जी मैडम आपकी पार्टी के नेता का वीडियो मेरे पास बोलते हुए आपके वक्ता बोल रहे हैं कि अगर हमारे नेताजी ने कहा है कि वैक्सीन ठीक नहीं है तो जरूर उस वैक्सीन में कोई खास बात ऐसी है जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, लोग नपुंसक हो सकते हैं। इस तरह का वीडियो मेरे पास है, आप कहें तो मैं आपको भेज दूंगी, आप सुन लीजिएगा, शायद आपने सुना नहीं है। ज्योति वर्मा, आज हम जो मुद्दा है हमारा ये है, सीएम फेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं। आप कोरोना और संक्रमण काल की बात भूल जाइए, हमने इस पे लगातार इसे हम लोगों ने किया। मेरा एक सवाल सुन लीजिए। चलिए मेरा एक सवाल सुन लीजिए मैडम, आपके यहाँ रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं और स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद श्रम मंत्री और उप डिप्टी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि परंपरा पे ध्यान देंगे। एक यूनिटी, मतलब एक बयान एक जैसे नहीं है। इस पर आने वाले चुनाव में क्या आपका जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पर है, वो भ्रम की स्थिति में नहीं रहेगा? जनता अगर चाहती है कि फेस हो तो क्या वो भ्रम की स्थिति में नहीं रहेगी और इसका आपको नुकसान नहीं हो सकता है क्या मैम? देखिए, भ्रम की स्थिति नहीं है इसमें। और रही बात एक मत होने की, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपना अपना मत रखा जाता है और उन सब मतों के बाद में एक निश्चित निर्णय लिया जाता है। जब वो निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेता है तब वो नेतृत्व में व्यक्ति आता है और उस फैसले पर विचार किया जाता है। मुझे आप स्पष्ट ये कर दीजिए, राजनाथ सिंह जी सही कह रहे हैं या आपके केशव प्रसाद मौर्य जी सही कह रहे हैं? ये तो बता दीजिए कौन सही कह रहा है। देखिए दोनों ही शीर्ष नेतृत्व हैं और दोनों का अपना दृष्टिकोण है, ठीक है। और अपने दृष्टिकोण से जब बात सामने आएगी और चर्चा होगी परिवार में, आप भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, आप भी क्लियर नहीं हो पा रही, तो जनता जो आप पे भरोसा करती है वो कैसे स्पष्ट हो पाएगा? आप भी उसका जवाब बात क्लियर की नहीं है यहाँ पर, बात क्लियर की नहीं है। बात क्लियर कहते हैं, हम एक परिवार, हमारी पार्टी परिवार है, हमारे पास परिवार की पार्टी नहीं है। आप बात को समझिए पहले। अगर हमारे यहाँ परिवार हो कि यहाँ पिता है, पिता के बाद दूसरा पुत्र ही मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा कोई बन नहीं सकता। मैं ये बात लिख के दे सकती हूँ कि दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री फेस दूसरी पार्टी के पास नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी में बहुत सारे फेस हैं, ठीक है। तो हमारे चलिए मैडम, चलिए जेबा जी, पिछला चुनाव जब आपने लड़ा था तो जो दल थे आपके साथ, उसमें से एक दल ऐसा है जिनके विधायकों को, जिनके नेताओं को आप तोड़ के अपने साथ शामिल कर रहे हैं। आप पे आरोप ये लग रहा है कि आप उस दल को ही खत्म करने की जुगत में बैठे हैं। तो क्या जो आपके साथ आ रहे हैं, इससे आपके दल के जो लोग हैं, जो उम्मीद लगा के इस बार उनकी बारी होगी, वो भी हाशिए से अलग हो जाएंगे, तो क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? और दूसरी बात, क्या आपको अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने छोटे नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया मैम? क्या देखिए, अगर कोई दल खुद में कमजोर हो रहा है, अगर लोगों का उस दल से भरोसा उठ रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कहीं दूसरी जगह अपना फ्यूचर देखेंगे। और अगर बीएसपी के लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा समाजवादी पार्टी पे आ रहा है तो हमें उनका स्वागत करना है, क्योंकि हम तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम करेंगे ना। अगर बीएसपी के विधायक टूट के सपा में खुद से आ रहे हैं तो वो भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, हमें पूरा भरोसा है। कार्यकर्ताओं, युवाओं से ही पार्टी बनती है, लेकिन जितनी मजबूत होगी पार्टी, जितनी लोग, आम जनता भी पार्टी का हिस्सा है क्योंकि वो वोट देगी हमें, तो हम किसी को भी मना नहीं कर सकते।
ये एक राजनीतिक जल है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ कितने लोग आ सकते हैं और कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा परिवार है जिसका विस्तार हो रहा है। एक सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक परिवार है और हम नहीं अब खुद बुला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के में कोई अगर शामिल होता है तो फिर आप कहते हैं कि दल को तोड़ रहे हैं, आप शामिल करें तो आप बोले हम तो ये जो आ रहा है आने दीजिए, ये कौन सी बात हुई मैम? देखिए, हम लोगों ने कभी नहीं कहा दल को तोड़ रहे हैं, बस हमने सवाल यहाँ पे उठाया कि ये हमेशा कहते हैं कि समाजवादी ऐसे हैं वैसे हैं। जब समाजवादी इनकी पार्टी में जाते हैं, संजय सेठ गए तो इन्होंने स्वागत किया, और लोग अभी जितिन प्रसाद जी गए कांग्रेस से, स्वागत किया। तो भाई जब वो समाजवादी पार्टी में होते हैं तो गुंडे होते हैं और आतंकवादी होते हैं, और जब वो इनके यहाँ जाते हैं तो वो सही कैसे हो जाते हैं? हमारा सवाल। चलिए ज्योति वर्मा जी, ज्योति वर्मा जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूं जी। मैडम ने कहा कि जब हमारे यहाँ होते हैं तब गुंडे होते हैं, इनके यहाँ जाते तो शरीफ हो जाते हैं। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, हमारे यहाँ हम लोग इतिहास को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, जैसा खाया अन्न वैसा चढ़े तन। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुसार जो कार्य करता है वो उसकी नीतियों से सहमत होता है, और जब वो इस परिवार में आता है तो उस परिवार की नीतियों के हिसाब से कार्य करता है और उसके नियम और कानूनों को मानकर अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। ठीक है। और जब वो समाजवादी पार्टी में होता है तो उनकी नीतियां ही अलग हैं। उनके यहाँ तो एक अफवाह फैलाई जाती है, FIR हो जाती है, नेता भाग जाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। उम्मेद पहलवान अभी देखा अपने गाजियाबाद का क्या चल रहा है, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी हर जगह गुंडागर्दी, फ्लैगों पर कब्जा और जितने भी अवैध काम हो सकते हैं वो करने का कार्य करती है। और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। मैडम, आपके दल के बाहर जब रहते, मैडम जो आप बात कर रहे हैं, आपके दल में जब तक नहीं रहते तब तक वो भ्रष्टाचारी होते हैं, गुंडा होते हैं, मवाली होते हैं, कई तरह के आप आरोप लगाते हैं। आपके दल में आने के बाद वही सही हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल में ऐसे कई उदाहरण हैं, और आपने देखा होगा एक नेताजी आए और चुनाव के बाद फिर वापस चले गए। ये क्या है? ये आपके आके आपकी नीति और रीति में बस नहीं पा रहे हैं क्या? ऐसा है। ये उनके विवेक की बात है कि उन्होंने क्या सोचा। ये उन्होंने क्या सोचा, उन्हें लगा होगा कि हमें यहाँ फायदा है, फिर उन्हें लगा होगा अब यहाँ नुकसान हो रहा है तो वहाँ फायदा है। आप माने कि आप यहाँ फायदे के लिए आ रहे हैं लोग? आपने ही कहा, तो आप यहाँ क्या फायदे के लिए लोग आते हैं क्या मैडम, कि आपकी नीतियों से? देखिए, हमारे यहाँ लोग फायदे के लिए आते हैं या नीतियों के लिए आते हैं, ये उनकी विचारधारा है। लेकिन हम किसी को शामिल करते हैं, जब वो आता है तो वो यही कहता है कि हम आपकी नीतियों से प्रभावित हैं और भारतीय जनता पार्टी जितना अच्छा कार्य करेंगे, कि जल्दबाजी में आप निर्णय ले लेते हैं, चुनाव आता है, चुनावी आपके दल के माध्यम से करना चाहते हैं। मैडम, इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी में आप निर्णय लेते हैं, चुनावी लाभ लेने के लिए आप उनको बुला लेते हैं, जब उसको समझ में नहीं आता आप बुलाते किसी को नहीं है, लेकिन ये खुला दल है, इसमें हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। जो आएगा उसका हम खुले हृदय से स्वागत करेंगे। उससे क्या कहते हैं कि आपको हम अपने दल में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या कारण है उसका? जब कोई व्यक्ति आ रहा है हमारे पास, वो हमारे दल में शामिल होना चाहता है, तो हम उसको क्यों मना करेंगे? अच्छा, आ तो गया, भाग क्यों जाता है मैडम? भाग भी क्यों जाता है जल्दी? हो सकता है उसके मन में जो बात रही हो उसकी वो पूर्ति ना हो पाई हो। चलिए मैडम जेवा जी, मेरा एक सवाल ये है कि जो आने वाला चुनाव है उसमें सीएम कैंडिडेट ही मुद्दा होगा, या विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, इस बार किसान मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसका हमें ट्रेलर जो है वो पंचायत चुनाव में देखने को मिल गया है। कहीं ना कहीं रूरल एरिया में, गांव में लोगों ने अपनी असहमति बीजेपी के प्रति जताई है, और इसी वजह से इतना हड़कंप मचा हुआ है इनके संगठन में। अब इन लोग सारा जो खेल खेल रहे हैं वो खरीद फरोश का चल रहा है इनका। क्योंकि इन्होंने दावा कर दिया है कि दादा अध्यक्ष हम ही बनाएंगे। तो इनकी जो पार्टी है वो खरीद फरोश में ज्यादा रहती है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में लोग इनके आए और जब प्रॉफिट नहीं मिला तो चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी लेकिन मैं कि मैं दल से इधर उधर जाने को, इस बात को उतना तवज्जो नहीं देती, क्योंकि ये राजनीति में होता रहता है। भाई, भाजपा से लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ से लोग भाजपा में जाते हैं, और चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी लोग करते हैं।
लेकिन मैडम तो अभी इस चीज को उतना नहीं करेंगे। जीवा जी अभी जो चल रहा है, चुनाव पास में है, इस समय ज्यादा भगदड़ मच जाती है। आना जाना, जिसको टिकट मिलनी थी तो भाग लेते हैं, फिर वहां भी नहीं मिलता तो फिर वापस आ चुनाव के जाते हैं। बाद भी होता है, चुनाव के बाद भी होता है, रिजल्ट आने के बाद भी लोग इधर उधर सरकार बनाने के चक्कर में चले जाते हैं। जिसकी सरकार लेकिन होती है देखिए उस पे ज्यादा एक जाते चीज, हैं, जिसकी सरकार, जिसका ज्यादा पावर हो तो उसके पास ज्यादा जाते हैं मैडम। चलिए जी, ज्योति जी, लेकिन इससे क्या है, देखिए एक चीज लेकिन हमेशा सेम रहेगी कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। किसान के मुद्दे पे, गरीबी के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, इससे समाजवादी पार्टी। ज्योति जी आप इनका जवाब दीजिए, फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, पहले आप जेवा जी के जवाब दीजिए। देखिए, किसान, विकास या और भी जो मुद्दे बताए, उन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी उतरी है। उसने विकास के क्षेत्र में भी कार्य किया, किसानों ने बम्पर उत्पादन किया, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए गए। यहाँ तक पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार ने गन्ना किसानों को भी ज्यादा भुगतान किया है। तो ये जो मुद्दों वाली बात आई है, अगर ये मुद्दों वाली बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों पर बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है। नहीं, उन्होंने एक सवाल किया, उसका जवाब क्या खुशी में 6-8 महीने से जमीन वो सड़क पे बैठे हैं? जी, खुशी के बारे में बैठे हैं क्या ज्योति जी? उन्होंने कहा कि लगभग एक साल से 7-8 महीने से किसान जमीन पर बैठे हुए हैं। खुश होने के कारण ही बैठे हैं क्या? खुशी में बैठे हैं जमीन पे क्या अपनी मांगों को लेकर? वो देखिए, किसान जमीन पर बैठे हैं, फिर वही किसान जब तिरंगे का अपमान करते हैं तो कह दिया जाता है वो किसान नहीं है। जब किसी लड़की का रेप हो जाता है कह देते हैं वो किसान नहीं है। तब पहले तो ये बता दीजिए कि कौन से वाले किसान है, कौन से वाले किसान सही किसान है और कौन से वाले गलत किसान है, उनको माना जाए। और अगर सारे किसान धरने पर बैठे हैं तो बम्पर उत्पादन कौन कर रहा है, फसलें कैसे अच्छी हो रही है, कैसे वो इतना अच्छा उत्पादन कर रहे हैं और उसके बाद उनके खातों में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। तो ये बात सोचने की है कि कौन से किसान धरने पर बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग बैठे हैं जिन लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हाँ हमें बस यही करना है, उन्हें कुछ भी ठीक नहीं करना है, उन्हें सब गलत करना है। ज्योति वर्मा जी कहती हैं यूपी सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, सब कुछ अच्छा है यूपी में, ज्योति जी कह रही हैं। और अब आपके लिए कोई समस्या नहीं, आपके लिए कोई मुद्दे नहीं है, सब कुछ उनने अच्छा करके रखा है। देखिए, कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। इन लोग यही कहते हैं, इन लोग बड़े बड़े मंचों पे खड़े होके कहते हैं ऑल इज वेल, जबकि स्थिति कुछ करते हैं। टीम से अपनी स्थिति छुपानी पड़ती है। लकड़ी नहीं अवेलेबल करा पा रहे थे, शवों के लिए टोकन बट रहे थे। इनके कितने फेलियर्स की बात करेगी जनता ने सब देखा है। ऑल इज वेल की घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। चलिए ज्योति वर्मा जी, यही मैं कह रही हूँ, कोरोना प्रबंधन बहुत अच्छा किया है योगी जी ने। अगर योगी जी नहीं होता तो इतना कुशल प्रबंधन भी नहीं होता, नहीं तो हाई कोर्ट प्रशंसा नहीं करता योगी जी के कार्यों की। 5 लाख से ज्यादा करने वाला 300-400 लोग मरे हैं और मृत्यु प्रमाण पर 4000 से ऊपर लोगों को मिला है। क्या बात कर रही है आप कोरोना कॉल के मैनेजमेंट की? आंकड़ों की चर्चा करिए कभी। चलिए ज्योति जी, चर्चा करने को मैं सारे आंकड़े स्पष्ट है, मैंने आप कहां से आंकड़े लेकर आए हैं? सारे आंकड़े स्पष्ट है। डाटा ज्योति वर्मा, एक अंतिम सवाल आपसे कर लूं। जिस तरह से सीएम कैंडिडेट को लेकर, फेस को लेकर जिस तरह से नेताओं के बीच में तल्खी है, और आप कोरोना संक्रमण काल पे आपने कोरोना की बात की, तो मैं एक सवाल भी उस कोरोना काल का ले लूं कि उस समय भी आपके सांसदों ने, आपके विधायकों ने, आपके कई मंत्रियों ने, कई वरिष्ठ नेताओं ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए थे मैडम। तो ये इस तरह की जो स्थिति है, और चुनाव के मुहाने पे आप खड़े हैं मैडम, और इस तरह की जो स्थितियां हैं, ये क्या पार्टी के हित में है क्या? सवाल खड़े नहीं किए थे। हर जिले की अपनी अपनी समस्याएं थी और वो समस्याएं लेकर अगर हम अपने शीर्ष नेतृत्व के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? जिसके बस का जितना था उसने अपने यहाँ किया। जब उसको उससे ज्यादा की आवश्यकता हुई तब उसने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि हमें और आवश्यकता है, हमें और ऑक्सीजन चाहिए, या हमें और बेड चाहिए, या हमें और सिलेंडर चाहिए। अरे मैडम, ये बात करते हैं, विपक्ष बात करता है तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। आपके अपने लोग हैं, बोले अपने पास अपने घर में बात उठा रहे हैं। ये कोई स्पष्ट तो करिए तस्वीर मैडम। भाई, अगर 13-14 महीने में इतनी तैयारी आपने कोरोना के लिए कर ली होती तो इतने लोग अपनी जान नहीं गंवाते जितनी तैयारी मैडम, जो वही देश है जहाँ 35 सालों में हम पोलियो से मुक्त हुए, जो हो गया वो अभी बदलाव की बात करिए मैडम।
जहाँ चंद महीनों में 2 वैक्सीनें तैयार हो जाती है। ये बीजेपी का कुशल नेतृत्व है जो आज भारत की जनता को कुछ वैक्सीन मिल रही है। जेवा जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ना इन्होंने अपनी गलती मानी है और ना ये मानेंगे। 4.5 सालों में ये रोजगार किसी को दे नहीं पाए। अब जब योगी जी की गद्दी खुद खिसकने वाली है तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम दिसंबर तक 1 लाख नौकरी दे देंगे। अब ये बताइए, 1 लाख नौकरी में पुरानी पेंडिंग इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है? ये सिर्फ आंकड़ों की हेरा फेरा कर रहे हैं। जैसे अयोध्या में जमीन की आंकड़ों की हेरा फेरी हो रही है, ऐसे ही ये कर रहे हैं। बस जल्दी से ज्योति वर्मा जी जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए। हमने 4 साल में 4 लाख नौकरी दी है, आपने 5 साल में मात्र 2 लाख नौकरी दी थी। जो वीडियो है आप, झूठी वीडियो ये योगी जी ने उसे डिलीट क्यों कर दिया था? नौकरियां दी है हमने, आप देखिए तो पहले पता तो कीजिए, आप अपना पता कीजिए, तब बात करिए कि हमने कितनी नौकरियां दी हैं। चलिए, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, समय की इतनी ही मर्यादा है। वरिष्ठ पत्रकार अनूप चौधरी साहब तकनीकी कारण से हमसे जुड़ नहीं सके, हम फिर कभी उनसे जोड़ेंगे। ज्योति वर्मा जी, जेवा यास्मीन जी, आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मुद्दों पर आधारित चुनाव में जाना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि हम आने वाले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, तभी जनता प्रभावित होगी। फिर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का जो फेस होता है वो दलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जनता के लिए नहीं। जनता के लिए विकास की मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी, बसपा या अन्य दल हो, वो किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल नए पैनल के साथ, नए विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।